यूनिट 1 सोर्सेज एंड स्रोत एवं अप्रोचेज उपागम। अध्याय 1 और 2। अध्याय 1 आधुनिक भारत के स्रोत। इतिहास के स्रोत। आधुनिक भारत के 18वीं शताब्दी के मध्य से 20वीं शताब्दी के मध्य तक भारत के अध्ययन के लिए प्रचुर मात्रा में ऐतिहासिक सामग्री उपलब्ध है। आधुनिक भारत के इतिहास के निर्माण में अभिलेखागार को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। अभिलेखागार ऐतिहासिक अभिलेखों और दस्तावेजों के संग्रह को संदर्भित करता है, आमतौर पर प्राथमिक स्रोत दस्तावेज, यानी वे दस्तावेज जो कुछ गतिविधि प्रशासनिक, कानूनी, सामाजिक या वाणिज्यिक के आवश्यक हिस्से के रूप में बनाए गए हैं। वे अद्वितीय, मूल दस्तावेज हैं, जिन्हें जानबूझकर लिखा या भविष्य की पीढ़ी को जानकारी देने के लिए नहीं बनाया गया है। आधुनिक भारत से संबंधित अभिलेखागार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा आधिकारिक रिकॉर्ड हैं, यानी विभिन्न स्तरों पर सरकारी एजेंसियों के कागजात। 2 आधुनिक भारत का संक्षिप्त इतिहास। ईस्ट इंडिया कंपनी के रिकॉर्ड 1600-1857 की अवधि के दौरान व्यापारिक स्थितियों का विस्तृत विवरण प्रदान करते हैं। जब ब्रिटिश ताज ने प्रशासन पर अधिकार कर लिया, तो इसने आधिकारिक रिकॉर्ड की एक विशाल विविधता और मात्रा भी रखी। ये रिकॉर्ड इतिहासकारों को हर महत्वपूर्ण विकास चरण दर चरण का पता लगाने और निर्णय लेने की प्रक्रियाओं और नीति निर्माताओं के मनोविज्ञान का पालन करने में मदद करते हैं। अन्य यूरोपीय ईस्ट इंडिया कंपनियों, पुर्तगाली, डच और फ्रेंच के रिकॉर्ड भी 17वीं और 18वीं शताब्दी के इतिहास के निर्माण के लिए उपयोगी हैं। वे मुख्य रूप से आर्थिक इतिहास की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं, लेकिन उनसे राजनीतिक व्यवस्था के बारे में भी बहुत कुछ इकट्ठा किया जा सकता है। संस्मरण, आत्मकथाएं और यात्रा वृत्तांत जैसी कई समकालीन और अर्ध समकालीन रचनाएं भी हैं जो हमें 18वीं और 19वीं शताब्दी की शुरुआत के इतिहास में दिलचस्प और उपयोगी झलक देती हैं। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में समाचार पत्रों और पत्रिकाओं ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई, और वे भारतीय समाज के लगभग सभी पहलुओं पर बहुत मूल्यवान जानकारी प्रदान करते हैं। खासकर 19वीं और 20वीं सदी में आधुनिक भारतीय इतिहास के अन्य स्रोतों में मौखिक साक्ष्य, रचनात्मक साहित्य और पेंटिंग शामिल हैं। अभिलेखीय सामग्री। आधिकारिक अभिलेखों की 4 श्रेणियां हैं। केंद्र सरकार के अभिलेखागार, राज्य सरकार के अभिलेखागार, मध्यवर्ती और अधीनस्थ अधिकारियों के रिकॉर्ड, और न्यायिक रिकॉर्ड। इनके अलावा विदेशों में निजी अभिलेखागार और अभिलेखीय स्रोत उपलब्ध हैं। केंद्र सरकार के अभिलेखागार नई दिल्ली में स्थित भारत के राष्ट्रीय अभिलेखागार में भारत सरकार के अधिकांश अभिलेखागार हैं। यह आधुनिक भारतीय इतिहास के विभिन्न पहलुओं पर प्रामाणिक और विश्वसनीय स्रोत सामग्री प्रदान करते हैं। राष्ट्रीय अभिलेखागार के रिकॉर्ड विभिन्न समूहों के अंतर्गत आते हैं, जो प्रतिनिधित्व करते हैं। आधुनिक भारत के इतिहास के स्रोत। 3 सचिवालय की विभिन्न शाखाओं का विकास विभिन्न चरणों में होता है। यह तब हुआ जब ईस्ट इंडिया कंपनी का काम विभिन्न शाखाओं के बीच सार्वजनिक सामान्य, राजस्व, राजनीतिक, सैन्य, गुप्त, वाणिज्यिक, न्यायिक, शिक्षा आदि में वितरित किया गया था, और इन शाखाओं या विभागों में से प्रत्येक के लिए रिकॉर्ड का एक अलग सेट रखा गया था। 1767 में जेम्स रेनेल की बंगाल के पहले सर्वेयर जनरल के रूप में नियुक्ति के साथ भारतीय सर्वेक्षण विभाग ने देश के अज्ञात क्षेत्रों और इसकी सीमावर्ती भूमि का वैज्ञानिक नक्शा बनाना शुरू किया। भारतीय सर्वेक्षण के अभिलेखों के साथ साथ सर्वेक्षणकर्ताओं के जर्नल और संस्मरण न केवल भौगोलिक मामलों पर बल्कि समकालीन सामाजिक आर्थिक स्थितियों और अन्य आयात ऐतिहासिक पहलुओं पर भी महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करते हैं। औपनिवेशिक सरकार की सामाजिक धार्मिक नीतियों का अध्ययन करने के लिए सार्वजनिक, न्यायिक और कानूनी विभागों की कार्यवाही पर्याप्त डेटा प्रदान करती है। औपनिवेशिक शासन के दौरान शिक्षा और शिक्षा प्रणाली के विकास पर सरकार की नीतियों का उल्लेख किया गया है।
केंद्रीय अभिलेखागार के शैक्षिकी रिकॉर्ड। गृह विभाग की सार्वजनिक श्रृंखला के हिस्से के रूप में राष्ट्रवादी आंदोलन के उद्भव पर असर, लेकिन 1907 में रिकॉर्ड की एक नई श्रृंखला होम पॉलिटिकल ने विशेष रूप से राजनीतिक और वाणिज्यिक मुद्दों से निपटना शुरू किया। 1920 से 1937 तक के संवैधानिक विकास के विश्लेषणात्मक अध्ययन के लिए सुधार कार्यालय के रिकॉर्ड बहुत उपयोगी हैं। राज्य सरकारों के अभिलेखागार। राज्य अभिलेखागार में स्रोत सामग्री के रिकॉर्ड शामिल हैं। पूर्व ब्रिटिश भारतीय प्रांत में पूर्ववर्ती रियासतें जिन्हें 1947 के बाद भारतीय संघ में शामिल किया गया था, और अंग्रेजों के अलावा अन्य विदेशी प्रशासन। इनके अलावा उन भारतीय शक्तियों का पुनः जो उदाहरण के लिए बी द्वारा कब्जा कर लिया गया था। अभिलेखागार लाहौर साम्राज्य 1800 से 1849 तक खालसा दरबार के रूप में जाना जाने वाला पॉप महत्वपूर्ण स्रोत सामग्री। एक अन्य महत्वपूर्ण संग्रह ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया भारत में प्री ब्रिटिश पब्लिक आर्काइव्स पेशवा दफ्तर है, जो एलियनेशन ऑफिस पुणे में स्थित है। यह पेशवाओं के पतन से पहले लगभग एक सदी की अवधि के लिए मराठा इतिहास के अध्ययन के लिए सबसे मूल्यवान एकल स्रोत बनाता है। राजस्थान की रियासतों के इतिहास का अध्ययन करने के लिए, अर्थात जयपुर, बीकानेर, जोधपुर, उदयपुर आदि इन राज्यों के अभिलेखागार, जो अब बीकानेर में राजस्थान राज्य अभिलेखागार में रखे गए हैं, मूल्यवान हैं। इसी तरह जम्मू और कश्मीर में 1846 से डोगरा शासन के इतिहास का अध्ययन जम्मू में रखे गए राज्य पत्रों के मूल्यवान संग्रह में किया जा सकता है। रियासतों के अन्य महत्वपूर्ण अभिलेखागार ग्वालियर, इंदौर, भोपाल और रीवा के हैं, सभी मध्य प्रदेश में हैं। केरल में त्रावणकोर और कोचीन, कर्नाटक में मैसूर, महाराष्ट्र में एक कोल्हापुर तथा 3 प्रेसिडेंसियों के अभिलेखागार फोर्ट विलियम्स, बंगाल प्रेसिडेंसी के शुरुआती रिकॉर्ड 1756 में कलकत्ता की बर्खास्तगी के दौरान खो गए थे, लेकिन प्लासी में ब्रिटिश जीत के बाद बंगाल प्रेसिडेंसी के अभिलेखागार एक पूरी श्रृंखला में कमोबेश बच गए हैं, जो आंशिक रूप से हैं भारत के राष्ट्रीय अभिलेखागार और पश्चिम बंगाल के राज्य अभिलेखागार में उपलब्ध है। आंशिक रूप से मद्रास प्रेसिडेंसी के रिकॉर्ड 1670 ईस्वी से शुरू होते हैं और इसमें गवर्नर और काउंसिल ऑफ फोर्ट सेंट जॉर्ज के रिकॉर्ड शामिल हैं। इन अभिलेखों में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के दक्षिण और दक्कन में एक राजनीतिक शक्ति के रूप में बहुत सारी जानकारी है, जिसमें एंग्लो फ्रांसीसी संघर्ष और अन्य भारतीय शक्तियों के साथ अंग्रेजी संघर्ष शामिल हैं। बॉम्बे प्रेसिडेंसी के अभिलेखागार महाराष्ट्र सचिवालय रिकॉर्ड कार्यालय, मुंबई में रखे गए हैं, जो पश्चिमी भारत, महाराष्ट्र, गुजरात, सिंध और तत्कालीन बॉम्बे प्रेसिडेंसी के कन्नड़ भाषी जिलों के इतिहास का अध्ययन करने में बेहद उपयोगी हैं, जिन्हें 1956 में मैसूर में शामिल किया गया था। उफान पर अन्य यूरोपीय शक्तियों के अभिलेखागार गोवा में संरक्षित पुर्तगालियों से संबंधित अभिलेखागार मुख्यतः 1700 से 1900 की अवधि के हैं। आधुनिक भारत के इतिहास के स्रोत 5 भारत में पुर्तगाली संपत्ति के इतिहास के लिए मूल्यवान। लिस्बन से गोवा में प्राप्त आदेश और प्रेषण और भारत से पुर्तगाल को भेजी गई प्रतिक्रियाएं और रिपोर्ट पुर्तगाली अभिलेखागार में सबसे महत्वपूर्ण ऐतिहासिक सामग्री हैं। कोचीन और मालाबार के डच रिकॉर्ड मद्रास रिकॉर्ड ऑफिस में और पश्चिम बंगाल के राज्य अभिलेखागार में चिंसुरा के हैं। इन बस्तियों को छोड़ने से पहले फ्रांसीसी अधिकारियों द्वारा चंद्रनगर और पौंडीचेरी, अब पुडुचेरी, के फ्रांसीसी अभिलेखागार को पेरिस ले जाया गया था। डेनिश संपत्ति के अभिलेखागार को भी कोपेनहेगन में स्थानांतरित कर दिया गया था, जब डैन ने 1845 में ट्रांक्यूबार और सेरामपुर को अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को बेच दिया था। शेष डैनिश रिकॉर्ड मुख्य रूप से ट्रांक्यूबार 1777-1845 से संबंधित हैं,
अब मद्रास रिकॉर्ड कार्यालय में रखे गए हैं। न्यायिक अभिलेख मद्रास अभिलेख कार्यालय में रखे गए हैं। 1689 से शुरू होकर फोर्ट सेंट जॉर्ज में मेयर कोर्ट सबसे पहले उपलब्ध न्यायिक अभिलेखागार हैं। फोर्ट विलियम्स में मेयर कोर्ट के प्लासी पूर्व के रिकॉर्ड में बियर खो गई है, लेकिन 1757-73 के वर्षों के अभिलेखों को कलकत्ता उच्च न्यायालय के अभिलेख कक्ष में रखा गया है। साथ ही अभिलेखागार और बंगाल के सर्वोच्च न्यायालय 1774-1861, इसी तरह 172 में स्थापित बॉम्बे में मेयर कोर्ट के रिकॉर्ड महाराष्ट्र सचिवालय रिकॉर्ड ऑफिस में उपलब्ध हैं, जिसमें बॉम्बे रिकॉर्डर कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के अभिलेखागार भी हैं। कार्यवाही और मिनटों को शामिल करने के अलावा इस श्रेणी सी रिकॉर्ड में वसीयत, प्रोबेट और पत्र प्रशासन की प्रतियां शामिल हैं, जो वंशावली अध्ययन के लिए उपयोगी हैं और समाज की स्थिति से संबंधित क्षेत्रों में आर्थिक स्थिति से संबंधित जांच के लिए उपयोगी हैं। प्रकाशित अभिलेखागार सबसे महत्वपूर्ण अभिलेखीय प्रकाशन पार्लियामेंटल पेपर्स हैं, जिनमें ईस्ट इंडिया कंपनी और भारत सरकार के रिकॉर्ड के कई अंश शामिल हैं। अन्य उपलब्ध विशिष्ट विषय जी आधुनिक भारत का संक्षिप्त इतिहास ताज शिक्षा, नागरिक सुधार और अकाल जैसी संसदीय चयन समितियों और भारतीय साम्राज्य पर बहस पर गठित संसदीय विभिन्न शाही आयोगों की रिपोर्ट अपरिहार्य है। भारतीय और प्रांतीय विधायिकाओं की कार्यवाही, केंद्र और प्रांतीय सरकारों द्वारा प्रकाशित साप्ताहिक गैरे और समय समय पर जारी कानूनों और विनियमों के संग्रह भी उपयोगी स्रोत सामग्री के रूप में काम करते हैं। ऐतिहासिक शोध निजी अभिलेखागार निजी अभिलेखागार में व्यक्तियों और नोट के परिवारों के कागजात और दस्तावेज शामिल हैं, जिन्होंने आधुनिक भारत के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। राष्ट्रवादी आंदोलन के प्रख्यात नेताओं के कागजात और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जैसे संगठनों के रिकॉर्ड नई दिल्ली में नेहरू स्मारक संग्रहालय और पुस्तकालय में रखे गए हैं। बैंकों, व्यापारिक घरानों और वाणिज्य मंडलों के अभिलेखागार आर्थिक परिवर्तनों के अध्ययन में अत्यंत सहायक हैं। विदेशी भंडार के इतिहास से संबंधित ऐतिहासिक सामग्री का एक विशाल समूह। आधुनिक भारत तत्कालीन साम्राज्यवादी शक्तियों के भंडार में उपलब्ध है, जिन्होंने भारतीय उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों के साथ साथ कुछ अन्य देशों में शासन किया। इंग्लैंड में इंडिया ऑफिस रिकॉर्ड्स, लंदन और ब्रिटिश संग्रहालय में रखे गए रिकॉर्ड बहुत मूल्यवान हैं। इंडिया ऑफिस रिकॉर्ड्स में कई महत्वपूर्ण दस्तावेज हैं। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और ईस्ट इंडिया कंपनी के जनरल कोर्ट और समय समय पर गठित विभिन्न समितियों के कार्यवृत्त, भारत के मामलों के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल या आयुक्त बोर्ड के कार्यवृत्त और पत्राचार, और राज्य सचिव और भारत परिषद के रिकॉर्ड। ब्रिटिश संग्रहालय में ब्रिटिश वायसराय, राज्यों के सचिवों और भारत में तैनात अन्य उच्च पदस्थ नागरिक और सैन्य अधिकारियों के कागजात का संग्रह है। उदाहरण के लिए, मिशनरी सोसाइटियों के अभिलेखागार, चर्च मिशनरी सोसाइटी ऑफ लंदन, अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। आधुनिक भारत के इतिहास के स्रोत 7। पूर्व स्वतंत्रता में शैक्षिकी और सामाजिक विकास में भारत, द आर्काइव्स नेशनल, पेरिस और फ्रांसीसी मिनिस्ट्रीज ऑफ फॉरेन अफेयर्स, कॉलोनीज एंड वॉर के आर्काइव्स में ऐसे रिकॉर्ड हैं जो फ्रांसीसी संपत्ति के इतिहास के साथ साथ सामाजिक राजनीतिक परिस्थितियों पर प्रकाश डालते हैं। डच ईस्ट इंडिया कंपनी के रिकॉर्ड रिजर्साचिव, द हैग में उपलब्ध हैं, और डैनिश और पुर्तगाली के रिकॉर्ड क्रमशः कोपेनहेगन और लिस्बन में रखे गए हैं। यूरोपीय देशों के अभिलेखागार के अलावा पाकिस्तान में संरक्षित अभिलेखागार अत्यंत महत्वपूर्ण है। पश्चिमी पाकिस्तान अभिलेख कार्यालय, लाहौर अभिलेख कार्यालय, पेशावर, सिंध में उपलब्ध अभिलेख आदि भारतीय उपमहाद्वीप के क्षेत्रीय इतिहास के बारे में जानकारी देते हैं। साथ ही औपनिवेशिक युग में अफगानिस्तान, ईरान और अन्य पड़ोसी देशों के साथ भारत के संबंधों पर प्रकाश डालते हैं। आत्मकथाएं, संस्मरण और
यात्रा खाते। भारत आने वाले कई यात्रियों, व्यापारियों, मिशनरियों और सिविल सेवकों ने भारत के विभिन्न हिस्सों के अपने अनुभवों और उनके छापों का लेखा जोखा छोड़ा है। इन लेखकों में एक महत्वपूर्ण समूह मिशनरियों का था जिन्होंने अपने अपने समाजों को भारत के निवासियों को सुसमाचार प्रचार करने के उद्देश्य से और अधिक मिशनरियों को भेजने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए लिखा था। इस शैली में बिशप हेबर की पत्रिका और अब्बे डुबोइस के हिंदू शिष्टाचार और सीमा शुल्क, भारतीय शक्तियों के पतन और अंग्रेजों के उदय की अवधि के दौरान भारत के सामाजिक आर्थिक जीवन पर उपयोगी जानकारी प्रदान करते हैं। कुछ प्रसिद्ध ब्रिटिश यात्री जिन्होंने यात्रा लिखी। खातों में जॉर्ज फोस्टर, बेंजामिन हैन, जेम्स बंस, सिंडे के न्यायालय की यात्रा का वर्णन, एलेक्जेंडर बंस, बोखारा में यात्रा, सीजेसी डेविडसन, ऊपरी भारत में यात्रा और रोमांच की डायरी, और जॉन बटलर, प्रांत में यात्रा और रोमांच। आधुनिक भारत का बीए संक्षिप्त इतिहास। असम, इंडस के बारे में लिखने वाले प्रसिद्ध गैर ब्रिटिश यात्रियों में विक्टर जैक्वेमोट, भारत से पत्र, भारत के ब्रिटिश प्रभुत्व में एक यात्रा का वर्णन, तिब्बत, 1828, 1829, 1830-1831 के दौरान बैरन चार्ल्स, कश्मीर और पंजाब में यात्रा शामिल हैं। और विलियम मुक्रॉफ्ट, आधुनिक भारत के इतिहास के निर्माण के लिए ये यात्रा खाते अनिवार्य और आमतौर पर विश्वसनीय स्रोत हैं, खासकर जब वे आधिकारिक कागजात के पूरक हैं। समाचार पत्र और पत्रिकाएं। 19वीं और 20वीं शताब्दी के समाचार पत्र और पत्रिकाएं, अंग्रेजी के साथ साथ विभिन्न स्थानीय भाषाओं में प्रकाशित, आधुनिक भारत के इतिहास के निर्माण के लिए सूचना का एक महत्वपूर्ण और प्रामाणिक स्रोत है। भारत में समाचार पत्रों को प्रकाशित करने का पहला प्रयास अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के असंतुष्ट कर्मचारियों द्वारा किया गया था, जिन्होंने निजी व्यापार के कदाचार को उजागर करने की मांग की थी। उदाहरण के लिए 1776 में विलियम बोल्ट्स, निजी व्यापार के लिए निदेशक मंडल द्वारा निंदा किए जाने पर कंपनी से इस्तीफा दे दिया और एक समाचार पत्र प्रकाशित करने के अपने इरादे की घोषणा की। बोल्ट की योजना के लिए आधिकारिक प्रतिक्रिया मजबूत थी और उनकी योजना अमल में आने से पहले ही समाप्त हो गई। 1780 में जेम्स ऑगस्ट हिक्की ने भारत में पहला समाचार पत्र प्रकाशित किया जिसका शीर्षक था द बंगाल गजट या कलकत्ता जनरल एडवर्टाइजर। हिक्की का प्रेस सरकारी अधिकारियों की उनकी मुखर आलोचना के कारण 2 साल के भीतर जब्त कर लिया गया था। बाद में कई प्रकाशन प्रकाशित हुए जैसे द कलकत्ता गजट 1784, द मद्रास कुरियर 1788 और द बॉम्बे हेरल्ड 1789। प्रारंभिक काल के समाचार पत्रों और पत्रिकाओं का मुख्य उद्देश्य यूरोपीय और एंग्लो इंडियन के बौद्धिक मनोरंजन को पूरा करना था। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से कई शक्तिशाली समाचार पत्र प्रतिष्ठित और निडर पत्रकारों द्वारा प्रकाशित, संपादित प्रकाशित किए गए। दिलचस्प है, लगभग आधुनिक भारत के इतिहास के स्रोत 9। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक पिताओं में से एक तिहाई पत्रकार थे। उनके कुछ प्रकाशन थे। बाल गंगाधर तिलक के अधीन जी. सुब्रमण्यम अय्यर, केसरी और महारता के संपादकीय में द हिंदू और स्वदेश मित्रन, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी के अधीन बंगाली, शिशिर कुमार घोष और मोतीलाल घोष के तहत अमृता बाजार पत्रिका, गोपाल गणेश अगरकर के अधीन सुधारक, एनएन के तहत इंडियन मिरर सेन, दादा भाई नौरोजी के तहत भारत की आवाज और हिंदुस्तान और एडवोकेट के तहत जीपी वर्मा। पंजाब में द ट्रिब्यून और अखबार ए आम, बॉम्बे में इंदु प्रकाश, ज्ञान प्रकाश, काल और गुजराती, और बंगाल में सोम प्रकाश बंगानिवासी और साधरानी उस समय के अन्य प्रसिद्ध समाचार पत्र थे। विदेशों में रहने वाले भारतीय राष्ट्रवादियों और क्रांतिकारियों ने भारतीय समाजशास्त्री, लंदन, श्यामजी कृष्ण वर्मा, वंदे मातरम,
पेरिस, मैडम कामा, तलवार, बर्लिन, वीरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय और गदर, सैन फ्रांसिस्को, लाला हरदयाल में समाचार पत्र और पत्रिकाएं प्रकाशित की। विदेशों में रहने वाले भारतीयों में राष्ट्रवाद। समाचार पत्र 1870 के दशक के बाद से औपनिवेशिक भारत में जीवन के लगभग सभी पहलुओं को दर्शाते हैं। 1920 के दशक के बाद से समाचार पत्रों ने स्वतंत्रता संग्राम के दौरान प्रमुख घटनाओं पर नजर रखी। हालांकि अखबार के खातों को पक्षपात रहित या पूरी तरह से उद्देश्य के रूप में नहीं देखा जा सकता है। ब्रिटिश राज समर्थक लोगों द्वारा लंदन के एक समाचार पत्र में प्रकाशित किए गए लेख भारतीय राष्ट्रवादी अखबार की रिपोर्ट से अलग होने के लिए बाध्य थे। मौखिक साक्ष्य। मौखिक इतिहास गैर लिखित स्रोतों की सहायता से इतिहास के निर्माण को संदर्भित करता है, उदाहरण के लिए व्यक्तित्व स्मरण। मौखिक स्रोत इतिहासकारों को अपने अनुशासन की सीमाओं का विस्तार करने और इतिहास के अन्य स्रोतों से अपनी खोज की पुष्टि करने की अनुमति देते हैं। हालांकि कई इतिहासकार मौखिक इतिहास की सत्यता पर संदेह करते हैं। 10. आधुनिक भारत का एक संक्षिप्त इतिहास। रचनात्मक साहित्य। भारत यूरोपीय संपर्क का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम उपन्यास की साहित्यिक शैली थी जो 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में उभरा। उस दौर के भारत 10 आधुनिक का एक संक्षिप्त इतिहास। रचनात्मक साहित्य। भारत यूरोपीय संपर्क का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम उपन्यास की साहित्यिक शैली थी जो 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में उभरा। उस अवधि के पहले महत्वपूर्ण लेखक बंगाली उपन्यासकार बंकिम चंद्र चटर्जी 1838-94 थे। उनके उपन्यास ज्यादातर ऐतिहासिक हैं। उनमें से सबसे प्रसिद्ध आनंद मठ 1882 है, जो अपने शक्तिशाली गीत वंदे मातरम के लिए प्रसिद्ध है और सन्यासी का चित्रण है। विद्रोह 1760। उनके अंतिम उपन्यास राजसिम्हा को उनके उल्लेखनीय करियर का ग्रैंड फिनाले कहा जा सकता है। इच्छाराम सूर्यराम देसाई 1853-1912 मध्यकालीन गुजराती साहित्यिक इतिहास के एक अच्छे विद्वान थे। उनका पहला उपन्यास हिंद अने ब्रिटानिया राजनीतिक रंग के साथ शुरुआती भारतीय उपन्यासों में से एक था। गिरिजा देवी और रामतीर्थम्मल जैसे तमिल लेखकों ने, जिन्होंने क्रमशः मोहना रजनी 1931 और द सिक्लिन मोसवलाई 1936 लिखी, ने भी उपन्यास को सामाजिक अनुभव का एक प्रभावी माध्यम बनाया। जी.वी. तेलुगु में कृष्णा राव की कीलुबोमालू द कठपुतली 1956 ग्रामीण लोगों के नैतिक पहलुओं और व्यवहार से संबंधित थी। वैकोम मोहम्मद बशीर 1910-1994 मलयालम के प्रख्यात लेखकों में से एक थे, जिनका प्रसिद्ध उपन्यास बाल्यकालसखी द चाइल्डहुड फ्रेंड्स 1944 प्रेम की एक दुखद कहानी थी। इसी तरह थकाजी शिवशंकर पिल्लई मलयालम में अपनी दो बेहद अच्छी तरह से लिखी गई कृतियों के लिए प्रमुख हो गए। तोतययुड माकन एक मेहतर का बेटा 1948 और चेम्मीन झींगा 1956। अलग अलग शैक्षिकी पृष्ठभूमि और सामाजिक दृष्टिकोण होने के बावजूद इन सभी लेखकों ने समाज के वंचित और उत्पीड़ित वर्गों के जीवन में यथार्थवाद और गहरी रुचि की एक मजबूत भावना साझा की। यह उपन्यास उन दिनों के सामाजिक परिवेश की तस्वीर देते हैं जिनसे वे संबंधित हैं। चित्र। औपनिवेशिक काल के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक जीवन के बारे में कुछ जानकारी उस काल के चित्रों से प्राप्त की जा सकती है। कंपनी पेंटिंग्स भी। आधुनिक भारत के इतिहास के स्रोत 11। पटना कलाम के नाम से जाना जाता है, ईस्ट इंडिया कंपनी के संरक्षण में उभरा। वे उस समय मौजूद लोगों और दृश्यों को चित्रित करते हैं। इन कार्यों में व्यापार, त्योहार, नृत्य और लोगों की पोशाक दिखाई देती है।
कंपनी की पेंटिंग 19वीं शताब्दी में 1840 के दशक में भारत में फोटोग्राफी की शुरुआत तक लोकप्रिय रही। ब्रिटिश और भारतीय चित्रों द्वारा निर्मित चित्रात्मक चित्र, पेंसिल चित्र, नक्काशी, पोस्टर, कार्टून और बाजार प्रिंट 1857 के महान विद्रोह के विशेष रूप से महत्वपूर्ण रिकॉर्ड हैं। ब्रिटिश चित्र ऐसे चित्र प्रस्तुत करते हैं जो विभिन्न भावनाओं की एक श्रृंखला को भड़काने के लिए थे और प्रतिक्रियाएं। उनमें से कुछ ब्रिटिश नायकों को याद करते हैं जिन्होंने अंग्रेजों को बचाया और विद्रोहियों का दमन किया। 1859 में थॉमस जोन्स बाकर द्वारा चित्रित लखनऊ की राहत ऐसा ही एक उदाहरण है। इस अवधि की एक और पेंटिंग, इन मेमोरियम बाय जोसेफ नोएल पैटर्न, 1857 के विद्रोह के 2 साल की पेंटिंग में दर्ज है। कोई भी अंग्रेजी महिलाओं और बच्चों को एक घेरे में घिरा हुआ देख सकता है, असहाय और निर्दोष दिख रहा है, प्रतीत होता है कि अपरिहार्य अपमान, हिंसा की प्रतीक्षा कर रहा है, और मृत्यु। इस प्रमुख घटना के संबंध में अंग्रेजों और भारतीयों के विश्वदृष्टि को समझने और समझने के लिए विद्रोह काल के यह चित्र इतिहासकार के लिए महत्वपूर्ण है। 19वीं शताब्दी में कलकत्ता में सामने आई कालीघाट पेंटिंग में न केवल पौराणिक आकृतियों को बल्कि अपने रोजमर्रा के जीवन में लगे आम लोगों को भी दर्शाया गया है। बाद के चित्रों ने उस समय के कलकत्ता में हो रहे सामाजिक परिवर्तनों को कैद किया। इन चित्रों ने उस समय की सामाजिक बुराइयों पर टिप्पणी की। इनमें से कुछ पेंटिंग्स ने उस समय के लोगों द्वारा अपनाई गई कुछ विधाओं पर व्यंग्य किया। 19वीं शताब्दी के अंतिम दशकों में एक नया कला आंदोलन उभरा, जिसे भारत में बढ़ते राष्ट्रवाद से प्राथमिक प्रोत्साहन मिला। नंदलाल बोस और राजा रवि वर्मा जैसे कलाकार इस नए चलन के प्रतिनिधि थे। अवनींद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर के भतीजे, के नेतृत्व में बंगाल स्कूल के उदय में ई.बी. थेवेल, जो कलकत्ता में कला विद्यालय में प्रिंसिपल के रूप में शामिल हुए, और आनंद कैंटिश कुमारस्वामी, एक महत्वपूर्ण तमिल राजनीतिक के पुत्र। 12 आधुनिक भारत का संक्षिप्त इतिहास। श्रीलंका में नेता ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हालांकि इस नई प्रवृत्ति के कई चित्र मुख्य रूप से भारतीय पौराणिक कथाओं और सांस्कृतिक विरासत के विषयों पर केंद्रित हैं। वे भारत में आधुनिक कला आंदोलन और कला इतिहासकारों के अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण स्रोत हैं। सारांश। आधुनिक भारतीय इतिहास के स्रोत। अभिलेखीय सामग्री में सार्वजनिक, निजी और विदेशी भंडार शामिल हैं। सार्वजनिक अभिलेखागार में भारत सरकार के अभिलेखागार, राज्य सरकारों के अभिलेखागार, बंगाल, मद्रास और बॉम्बे की 3 प्रेसिडेंसी के अभिलेखागार और न्यायिक रिकॉर्ड शामिल हैं। निजी अभिलेखागार व्यक्तियों और परिवारों के कागजात और दस्तावेज, जिन्होंने आधुनिक भारत के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। विदेशी भंडार, भारतीय कार्यालय लंदन में रिकॉर्ड कार्यालय लाहौर आदि। 18वीं और 19वीं शताब्दी के दौरान यात्रियों, व्यापारियों, मिशनरियों और सिविल सेवकों की आत्मकथाएं और संस्मरण, और साथ ही स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान भारतीय नेताओं द्वारा लिखे गए संस्मरण। भारत के साथ साथ विदेशों में भी प्रकाशित समाचार पत्र और पत्रिकाएं। अन्य मौखिक परंपरा, रचनात्मक साहित्य, पेंटिंग। एनएस। अध्याय 2। आधुनिक भारत के इतिहास के लिए प्रमुख दृष्टिकोण। यह देखना कि इतिहास कैसे लिखा जाता है, चर्चा के दौर के बौद्धिक इतिहास के अध्ययन का हिस्सा है और विभिन्न प्रकार के विचार और स्पष्टीकरण प्रदान कर सकता है। इसलिए किसी समाज के इतिहास का प्रारंभिक बिंदु उसके इतिहास लेखन, ऐतिहासिक व्याख्या के अध्ययन से परिचित होना चाहिए। यह इतिहास को केवल एक कथन के रूप में देखने के बजाय इतिहास के बौद्धिक संदर्भ को मान्यता प्रदान करता है। घटनाओं की। भारत के आधुनिक इतिहास को समझने की सुविधा के लिए मोटे तौर पर 4 ऐतिहासिक दृष्टिकोणों के तहत पढ़ा जा सकता है। औपनिवेशिक या साम्राज्यवादी, राष्ट्रवादी, मार्क्सवादी और सबाल्टर्न। प्रत्येक की अपनी विशिष्ट विशेषताओं और व्याख्या के तरीके हैं।
हालांकि सांप्रदायिक, कैम्ब्रिज, उदार और नव उदारवादी और नारीवादी व्याख्याओं के अन्य दृष्टिकोण भी हैं जिन्होंने आधुनिक भारत पर ऐतिहासिक लेखन को भी प्रभावित किया है। राय: हाल के वर्षों में भारत के इतिहास का निर्माण बहुत बार हुआ है और कुछ स्पष्टीकरण की आवश्यकता हो सकती है। इसका कारण दो गुना है। भारतीय परिदृश्य में परिवर्तन के लिए तथ्यों की पुनर्व्याख्या की आवश्यकता है और इतिहासकारों के दृष्टिकोण में परिवर्तन भारतीय इतिहास के आवश्यक तत्वों के बारे में। 13. पर्सीवस पियर। 14. आधुनिक भारत का संक्षिप्त इतिहास। औपनिवेशिक दृष्टिकोण 19वीं शताब्दी के अधिकांश भाग के लिए औपनिवेशिक स्कूल ने भारत में एक उच्च स्थान पर कब्जा कर लिया। औपनिवेशिक दृष्टिकोण शब्द का प्रयोग दो अर्थों में किया गया है। एक औपनिवेशिक देशों के इतिहास से संबंधित है, जबकि दूसरा उन कार्यों को संदर्भित करता है जो वर्चस्व की औपनिवेशिक विचारधारा से प्रभावित थे। यह दूसरे अर्थ में है कि अधिकांश इतिहासकार आज औपनिवेशिक इतिहास लेखन के बारे में लिखते हैं। वास्तव में औपनिवेशिक अधिकारियों द्वारा औपनिवेशिक देशों के बारे में लिखने की प्रथा औपनिवेशिक शासन के प्रभुत्व और औचित्य की इच्छा से संबंधित थी। अतः ऐसे अधिकांश ऐतिहासिक कार्यों में स्वदेशी समाज और संस्कृति की आलोचना हुई। इसके साथ ही पश्चिमी संस्कृति और मूल्यों और औपनिवेशिक साम्राज्यों की स्थापना करने वाले व्यक्तियों के महिमामंडन की प्रशंसा हुई। जेम्स मिल, माउंट स्टुअर्ट एल्फिंस्टन, विंसेंट स्मिथ और कई अन्य लोगों द्वारा लिखे गए भारत के इतिहास औपनिवेशिक ऐतिहासिक प्रवृत्ति के प्रासंगिक उदाहरण हैं। इन इतिहासकारों के अधिकांश कार्यों के लिए सामान्य कुछ विशेषताएं निम्नलिखित हैं। आय: भारत का प्राच्यवादी प्रतिनिधित्व। ई: यह राय कि अंग्रेज भारत में एकता लाए। ई: सामाजिक डार्विनवाद की धारणाएं अंग्रेज खुद को मूल निवासियों से श्रेष्ठ और शासन करने के लिए सबसे योग्य मानते थे। इफ: भारत को एक स्थिर समाज के रूप में देखा गया जिसे अंग्रेजों से मार्गदर्शन की आवश्यकता थी। श्वेत आदमी का बोझ और वी: कानून और व्यवस्था लाने के लिए पैक्स ब्रिटानिका की स्थापना। और कलंकित समाज को शांति। राष्ट्रवादी दृष्टिकोण। भारतीय इतिहास के प्रति राष्ट्रवादी दृष्टिकोण का वर्णन इस प्रकार किया जा सकता है, जो राष्ट्रवादी भावनाओं के विकास में योगदान देता है और लोगों को धार्मिक, जाति या भाषाई मतभेदों या वर्ग भेदभाव के सामने एकजुट करता है। यह पहुंच। आधुनिक भारत के इतिहास के प्रमुख दृष्टिकोण। 15. राष्ट्रीय आंदोलन को भारतीय लोगों के एक आंदोलन के रूप में देखता है, जो औपनिवेशिक शासन की शोषक प्रकृति के बारे में सभी लोगों के बीच बढ़ती जागरूकता से विकसित हुआ है। यह उपागम औपनिवेशिक उपागम की प्रतिक्रिया और उसके साथ टकराव के रूप में विकसित हुआ। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि आधुनिक भारत के राष्ट्रवादी इतिहासकार 1947 से पहले मौजूद नहीं थे। 1947 से पहले राष्ट्रवादी इतिहास लेखन मुख्य रूप से भारतीय इतिहास के प्राचीन और मध्ययुगीन काल से संबंधित था। हालांकि 19वीं शताब्दी के अंतिम तिमाही में दादाभाई नौरोजी, एमजी, रानाडे, जीवी, जोशी, आरसी, दत्त, केटी, तेलंग, जीके, गोखले और डी. वाचा, श्री अरबिंदो के करीबी सहयोगी सखाराम गणेश देवस्कर ने 1904 में बंगाली में प्रकाशित अपनी देशक कथा में नौरोजी और रानाडे के विचारों को लोकप्रिय बनाया। राष्ट्रीय आंदोलन का एकमात्र लेखा जोखा राष्ट्रवादी नेताओं, इतिहासकारों जैसे कि आरजी प्रधान, एसी मजूमदार, जेएल नेहरू और पट्टाभी सीतारमैया, आरसी मजूमदार और ताराचंद आधुनिक भारत के प्रसिद्ध राष्ट्रवादी इतिहासकार हैं। मार्क्सवादी दृष्टिकोण। भारत में मार्क्सवादी दृष्टिकोण की शुरुआत दो क्लासिक किताबों रजनीपाल में दत्त की इंडिया टुडे और ए.आर. देसाई की भारतीय राष्ट्रवाद की सामाजिक पृष्ठभूमि। मूल रूप से इंग्लैंड में प्रसिद्ध लेफ्ट बुक क्लब के लिए लिखा गया, इंडिया टुडे
पहली बार 1940 में इंग्लैंड में प्रकाशित हुआ, बाद में 1947 में भारत में प्रकाशित हुआ। A.R. देसाई की सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म पहली बार 1948 में प्रकाशित हुई थी। साम्राज्यवादी औपनिवेशिक दृष्टिकोण के विपरीत मार्क्सवादी इतिहासकार स्पष्ट रूप से औपनिवेशिक आकाओं और विषय लोगों के हितों के साथ साथ राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया के बीच प्राथमिक अंतर्विरोध देखते हैं। राष्ट्रवादियों के विपरीत वे भारतीय समाज के लोगों के विभिन्न वर्गों के बीच आंतरिक अंतर्विरोधों का भी पूरा ध्यान रखते हैं। हालांकि उनमें से कुछ, विशेष रूप से रजनीपाल में 16 आधुनिक भारत का संक्षिप्त इतिहास, दत्त प्राथमिक साम्राज्यवाद विरोधी अंतर्विरोध और द्वितीयक आंतरिक अंतर्विरोधों के अपने उपचार को पूरी तरह से एकीकृत करने में असमर्थ थे और वर्ग या सामाजिक संघर्ष के साथ साम्राज्यवादी संघर्ष को संतुलित करने की प्रवृत्ति रखते थे। वे राष्ट्रीय आंदोलन को बुर्जुआ आंदोलन नहीं तो एक संरचित बुर्जुआ आंदोलन के रूप में देखते हैं और इसके खुले और सर्ववर्गीय चरित्र से चूक जाते हैं। एक अन्य प्रसिद्ध मार्क्सवादी इतिहासकार जिन्होंने R.T. दत्त के प्रतिमान की आलोचना की, वे हैं सुमित सरकार। वह दत्त के प्रतिमान को मार्क्सवादी वर्ग दृष्टिकोण का सरलीकृत संस्करण मानते हैं। वह राष्ट्रवादी नेताओं को बुद्धिजीवियों के प्रकाश में देखता है जो अभी तक निष्क्रिय सामाजिक ताकतों के लिए एक तरह के प्रॉक्सी के रूप में कार्य करता है जिनके साथ इसका बहुत कम जैविक संबंध था। A.R. देसाई राष्ट्रीय आंदोलन के 5 चरणों में विकास का पता लगाते हैं। प्रत्येक चरण विशेष सामाजिक वर्गों पर आधारित होता है जिन्होंने इसे समर्थन दिया। सबाल्टर्न दृष्टिकोण। इस विचारधारा की शुरुआत 1980 के दशक की शुरुआत में रंजीत गुहा के संपादकीय में हुई थी, जो मौजूदा इतिहास लेखन की आलोचना के रूप में थी, जिसे लोगों की आवाज की अनदेखी करने के लिए दोषी ठहराया गया था। शुरुआत से ही सबाल्टर्न इतिहास लेखन ने यह स्थिति ले ली कि भारतीय इतिहास लेखन की पूरी परंपरा में अभिजात्य पूर्वाग्रह था। सबाल्टर्न इतिहासकारों के लिए औपनिवेशिक युग में भारतीय समाज में मूल अंतर्विरोध एक ओर भारतीय और विदेशी अभिजात वर्ग और दूसरी ओर निम्नवर्गीय समूहों के बीच था, न कि उपनिवेशवाद और भारतीय लोगों के बीच। हालांकि वे राष्ट्रवादी आंदोलन द्वारा शोषण की प्रकृति के मार्क्सवादी सिद्धांत की सदस्यता नहीं लेते हैं। वे बताते हैं कि उस समय के भारतीय समाज को केवल वर्ग के संदर्भ में नहीं देखा जा सकता था, क्योंकि देश में पूंजीवाद अभी नवजात था। समय यह स्कूल जाति, लिंग, धार्मिक और पंथ विभाजन के संदर्भ में राष्ट्रवाद को शोषक के रूप में देखता है। राष्ट्रवाद उपवर्गों का कहना है समाज के भीतर आंतरिक अंतर्विरोधों की अनदेखी की और साथ ही साथ क्या आधुनिक भारत के इतिहास के प्रमुख दृष्टिकोण 17 राय। कुछ इतिहासकारों ने हाल ही में एक नई प्रवृत्ति की शुरुआत की है, जिसे इसके समर्थकों द्वारा सबल्टर्न के रूप में वर्णित किया गया है, जो पिछले सभी ऐतिहासिक लेखन को खारिज कर देता है, जिसमें मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य पर आधारित कुलीन इतिहास लेखन के रूप में, और इस पुराने धुंधले इतिहास लेखन को इसके दावों के साथ बदलने का दावा करता है। एक नए लोगों का या निम्नवर्गीय दृष्टिकोण है। बिपिन चंद्र हाशिए का प्रतिनिधित्व किया या कहना पड़ा। उनका मानना कि भारतीय जनता कभी भी साम्राज्यवाद विरोधी साझा संघर्ष में एक नहीं थी। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जैसी कोई इकाई नहीं थी। इसके बजाय वे दावा करते हैं 2 अलग अलग आंदोलन या धाराएं थीं। सबाल्टर्न की वास्तविक साम्राज्यवाद विरोधी धारा और अभिजात वर्ग का फर्जी राष्ट्रीय आंदोलन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के आधिकारिक नेतृत्व के नेतृत्व में कुलीन धाराएं अभिजात वर्ग के बीच सत्ता के संघर्ष के लिए एक लबादे से कुछ ही अधिक थी। सांप्रदायिक दृष्टिकोण।
मध्यकालीन भारत और औपनिवेशिक युग की पाठ्य पुस्तकों के औपनिवेशिक इतिहास लेखन पर पूरी तरह से भरोसा करते हुए इस स्कूल के इतिहासकारों ने हिंदुओं और मुसलमानों को स्थायी शत्रुतापूर्ण समूहों के रूप में देखा, जिनके हित परस्पर भिन्न और एक दूसरे के विरोधी थे। यह दृष्टिकोण न केवल इतिहासकारों के लेखन में परिलक्षित हुआ, बल्कि सांप्रदायिक राजनीतिक नेताओं के हाथों में और अधिक विकराल रूप ले लिया। उनके विचार में भारत का मध्यकालीन इतिहास हिंदू मुस्लिम संघर्ष की एक लंबी कहानी थी। इस दृष्टिकोण के परिणाम के रूप में तब यह तर्क दिया गया था कि 19वीं और 20वीं सदी के मुसलमानों के पास शासक वर्ग होने की खुश और गर्व की स्मृति थी, जबकि हिंदुओं के पास उदास और अपमानजनक स्मृति थी। विषय की दौड़ होने के कारण इसने अंततः इन समूहों के बीच आपसी घृणा को विकसित किया, जिसके परिणामस्वरूप अक्सर सांप्रदायिक दंगे हुए और अंत में भारत के विभाजन का कारण बना। बकसुआ 2 18 आधुनिक भारत का संक्षिप्त इतिहास। कैम्ब्रिज स्कूल दृष्टिकोण इस विचारधारा के अनुसार औपनिवेशिक शासन के तहत मौलिक विरोधाभास साम्राज्यवाद और भारतीय लोगों के बीच नहीं था, बल्कि स्वयं भारतीयों के बीच था। इसके अलावा भारतीय राष्ट्रवाद औपनिवेशिक शोषण के खिलाफ भारतीय लोगों के संघर्ष का उत्पाद नहीं था, लेकिन ब्रिटिश शासकों द्वारा उन्हें दिए गए लाभों को प्राप्त करने के लिए भारतीयों के बीच संघर्ष से क्या उत्पन्न हुआ। इस स्कूल के अनुसार राष्ट्रीय आंदोलन के नेता सत्ता और भौतिक लाभों की खोज से प्रेरित थे। इस दृष्टिकोण की कई विद्वानों ने इस आधार पर आलोचना की है कि यह मानव व्यवहार से मन या आदर्शों को निकालता है और राष्ट्रवाद को पशु राजनीति में बदल देता है। उदार और नव उदारवादी दृष्टिकोण। इस व्याख्या के अनुसार उपनिवेशों का आर्थिक शोषण समग्र रूप से ब्रिटिश लोगों के लिए फायदेमंद नहीं था। औपनिवेशिक दुनिया में ब्रिटिश औद्योगिक वस्तुओं के लिए बाजारों की उपलब्धता और विदेशी बाजारों में पूंजी निवेश, जैसे भारत में रेलवे बिछाने, ने वास्तव में घरेलू निवेश को हतोत्साहित किया और ब्रिटेन में नए उद्योगों के विकास में देरी की। इस विचारधारा के समर्थक पैट्रिक ओ'ब्रायन, हॉपकिंस और कैन हैं। नारीवादी दृष्टिकोण। महिलाओं के इतिहास के लेखन के संदर्भ में बदलाव की शुरुआत 1970 के महिला आंदोलन से हुई, जिसने भारत में महिलाओं के अध्ययन के उद्भव के लिए संदर्भ और प्रोत्साहन प्रदान किया। बहुत जल्द महिलाओं का इतिहास विस्तृत हो गया और लिंग इतिहास का अधिक जटिल आकार ग्रहण कर लिया। प्रारंभिक वर्षों में मुख्यधारा के इतिहास के लेखन के पूरक के लिए महिलाओं का इतिहास लिखने का प्रयास किया गया था। इसके अलावा के संग्रह पर शोध और संकलन करने का प्रयास किया गया था। आधुनिक भारत के इतिहास के प्रमुख दृष्टिकोण। 19 महिलाओं का लेखन। शोध का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र इस बात का विश्लेषण रहा है कि किस तरह से औपनिवेशिक ढांचे, जैसे कानूनी संरचना, ने महिलाओं के जीवन को प्रभावित किया। उत्पादक संसाधनों के स्वामित्व से इनकार के कारण महिलाओं की भेद्यता पर ध्यान केंद्रित किया गया है। इस विश्लेषण में कि कैसे प्रगतिशील कानूनों ने लिंग संबंधों को आकार दिया। औपनिवेशिक काल में पंडिता रमाबाई द्वारा भारत में महिलाओं के प्रश्न पर आधारित 2 कार्यों द हाई कास्ट हिंदू वुमन 1887 और कैथरीन मेयो द्वारा मदर इंडिया 1927 ने अंतर्राष्ट्रीय ध्यान आकर्षित किया। सारांश। अलग अलग दृष्टिकोण। औपनिवेशिक दृष्टिकोण वर्चस्व की औपनिवेशिक विचारधारा से प्रभावित है। यह स्वदेशी समाज और संस्कृति की आलोचना पर केंद्रित है और पश्चिमी संस्कृति और मूल्यों की प्रशंसा करता है। जेम्स मिल, विंसेंट स्मिथ आदि ने इस दृष्टिकोण का अनुसरण किया। राष्ट्रवादी दृष्टिकोण औपनिवेशिक दृष्टिकोण की प्रतिक्रिया और उसके साथ टकराव के रूप में विकसित हुआ। आजादी से पहले यह स्कूल भारतीय इतिहास के प्राचीन और मध्ययुगीन काल से निपटता था, न कि आधुनिक काल से। आजादी के बाद
इस स्कूल ने आधुनिक भारत पर ध्यान केंद्रित किया। आर.सी. मजूमदार और ताराचंद इसी स्कूल के थे। मार्क्सवादी दृष्टिकोण औपनिवेशिक आकाओं और देशी विषयों के हितों के बीच प्राथमिक अंतर्विरोध पर केंद्रित है। यह भारतीय समाज के विभिन्न वर्गों के बीच आंतरिक अंतर्विरोधों को भी नोटिस करता है। आर.पी. दत्त और ए.आर. देसाई भारत के प्रसिद्ध मार्क्सवादी इतिहासकार थे। सबाल्टर्न दृष्टिकोण यह स्थिति लेता है कि भारतीय इतिहास लेखन की पूरी परंपरा में एक अभिजातीय पूर्वाग्रह है और आम जनता की भूमिका की उपेक्षा की गई है। रंजीत गुहा इसी स्कूल के थे। सांप्रदायिक दृष्टिकोण हिंदुओं और मुसलमानों को स्थायी रूप से देखता है। शत्रुतापूर्ण समूह जिनके हित परस्पर भिन्न हैं और एक दूसरे के विरोधी। आधुनिक भारत का एक संक्षिप्त इतिहास। ब्रिटिश शासकों से लाभ प्राप्त करने के लिए सांब्रेशूर भारतीय राष्ट्रवाद को एक उत्पाद के रूप में और भारतीयों के बीच संघर्ष के रूप में पेश करता है। उनके लिए भारतीय राष्ट्रवादी नेता सत्ता और भौतिक के लालच से प्रेरित थे। उदार और नव उदारवादी व्याख्याओं का अर्थ है कि उपनिवेशों का आर्थिक शोषण ब्रिटेन के लोगों के लिए फायदेमंद नहीं था, क्योंकि इससे ब्रिटेन में नए उद्योगों के विकास में देरी हुई। नारीवादी इतिहास लेखन अनुसंधान के उन क्षेत्रों पर केंद्रित है जो औपनिवेशिक संरचनाओं का विश्लेषण करते हैं, जैसे कि कानूनी संरचना जिसने महिलाओं के जीवन को प्रभावित किया। यह उत्पादक संसाधनों के स्वामित्व से इनकार के कारण महिलाओं की भेद्यता पर भी ध्यान केंद्रित करता है।